हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सेज फाइनेंशियल एकेडमी पे। तो ये चैनल हमने बनाया है आप सभी को फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड जो भी टेक्निकल टर्म और नॉलेज की रिक्वायरमेंट है उसमें आप सभी को इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर बनाने के लिए। आज हम लोग सेज फाइनेंशियल एकेडमी के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज के एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एलआरएस। वो आप में से बहुत सारे लोगों ने एलआरएस के बारे में सुना होगा और ये टेक्निकल वर्ड्स बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता होगा। तो चलिए आज हम लोग इस टॉपिक से एलआरएस को बहुत ही इजी वे में समझेंगे जिससे कि आप कभी भी एलआरएस वर्ड या उससे रिलेटेड टेक्निकल वर्ड्स को कभी भूल ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग ग्राफ्स के बारे में देखें तो ये समझ में आ रहा है एक एलआरएस का मतलब ये है कि दुनिया भर में कहीं ना कहीं कुछ चीजें आ जा रही हैं। तो अगर हम लोग एलआरएस की बात करें तो आरबीआई ने एक स्कीम बनाया जो 2004 से इफेक्ट में आया। कब से आया? 2004 से इफेक्ट में आया और इसकी लिमिट्स ओवर द पीरियड चेंज होती गई। तो ये स्कीम क्या है? तो एलआरएस का फुल फॉर्म हुआ लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। मतलब वो रेमिटेंस स्कीम जिसको कहीं ना कहीं एक शेप दिया गया, एक गाइडलाइन दी गई, एक लिबरलाइज वे में बनाया आरबीआई ने, सो दैट कोई भी पर्सन बहुत ही इजी वे में वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पैसा बाहर भेज सके। सबसे पहले जरूरी है कोई भी पर्सन, यहाँ पे बात हो रही है इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी पैसे भेजती है बिजनेस पर्पज से तो वो उसका अंडर एलआरएस काउंट नहीं होगा। ये अंडर एलआरएस केवल ही इंडिविजुअल पर्सन के लिए ही अलाउड होता है। अच्छा, इसकी लिमिट क्या होती है? नॉर्मली लिमिट आज के टाइम में 2015 ऑनवर्ड $250,000 है, मतलब $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो आपके लिए मैंने एक इजी वे में ड्राफ्ट तैयार किया है डेफिनेशन का अंडर एलआरएस, जो आप समझ पाएंगे जो मैंने बताया है। तो चलिए क्विकली पढ़ते हैं एलआरएस का डेफिनेशन क्या है। एलआरएस लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम किसको बोलते हैं? एलआरएस इज introduced by RBI to facilitate hassle-free foreign exchange. Under this scheme, an Indian resident, including minor, can transfer funds of up to $250,000 in a financial year outside India. तो कहने का मतलब ये वो स्कीम है जो आरबीआई ने लॉन्च करी टू हैसल फ्री बनाने के लिए, टू फैसिलिटेट करने के लिए कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो पर फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम अप्रैल टू मार्च एवरी ईयर 2,50,000 तक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आउटसाइड इंडिया पैसे भेज सकता है। ये समझ में आ गया? क्लियर? अब मैंने एक ग्राफ बनाया है आपके लिए ये समझने के लिए कि फ्रॉम 2004 कैसे एलआरएस की लिमिट चेंज होती गई। इस ग्राफ के माध्यम से आपको समझ में आएगा जो कभी आपको भूलेगा नहीं और बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इवोल्यूशन हुआ एलआरएस की लिमिट का। तो सबसे पहले 2004 में आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया और जिसकी लिमिट थी $25,000। कितना था? 25 के यूएसडी। उस टाइम आप 2004 में $25,000 के इक्विवेलेंट टू करेंसी बाहर भेज सकते थे अंडर एलआरएस में, जो 2004 में बढ़ के कितनी हो गई? 50,000 यूएसडी। लेटर ऑन 2007 में आरबीआई ने फिर चेंज किया और $100,000 कर दिया, $1,00,000। ठीक है, उसके बाद अगेन 2007 में चेंज कर दिया और $200,000 मतलब $2,00,000 को कर दिया। फिर उसके बाद 2013 में इसको घटाकर $75,000 ही करा गया। ठीक है, और उसके बाद अगेन एक साल के बाद 2014 में इसको फिर से बढ़ा के 1,25,000 कर दिया गया और अगेन 2015 में जिससे जो अभी तक कंटिन्यू है वो है $2,50,000। तो कहने का मतलब ये है कि 2015 ऑनवर्ड से जो $2,50,000 की लिमिट आरबीआई ने बनाई है उसके ऊपर अगर आपको कभी भी अंडर एलआरएस पैसे भेजने होंगे तो सबसे पहले आपको आरबीआई से अप्रूवल लेना होगा। विदाउट नोटिफिकेशन ऑफ आरबीआई आप पैसे बाहर नहीं भेज सकते अंडर एलआरएस। तो चलिए इस ग्राफ से हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि 2004 या उसके पहले जब एलआरएस स्कीम आरबीआई ने लॉन्च नहीं किया था, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम,
तो लोग कैसे पैसे बाहर भेजते थे, क्या वे था जिससे पैसे बाहर जाते थे। तो हम लोगों ने बनाया एक आपके लिए ग्राफ, ये बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ एलआरएस और आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ एलआरएस। तो सबसे पहले की एग्जांपल लिया है यूएसए, ठीक है। इंडिया में एक कोई पर्सन है और उसको किसी पर्पज से बाहर पैसे भेजने, फॉर एग्जांपल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। आप सबको पता है कि अगर हम एग्जांपल लें यूएसए, यूएसए काफी मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ के मेडिकल ट्रीटमेंट काफी एडवांस हैं। तो अगर 2004 या उससे पहले कोई पर्सन था जिसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना था, तो वो क्या करता, चाहे वो एक डायग्नोसिस के लिए भी बाहर जाना था, ठीक है, जब इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो वो मान लीजिए $2000 ही उसको भेजना था बाहर डायग्नोसिस के लिए। तो क्या करता, वो भेज पाता नहीं, क्योंकि एलआरएस स्कीम ही इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। तो वो क्या करता, यहाँ पे सबसे पहले ये आरबीआई को अप्रोच करता। यहाँ पे क्या, किसको अप्रोच करता, आरबीआई को। और जब ये आरबीआई अप्रूवल दे देती इंडिविजुअल को, क्या बोलती, अप्रूवल, कि आप भेज सकते हो जो भी, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं नॉमिनल अमाउंट का, कोई भी अमाउंट होता, जो वो अप्रूवल देता, ये अप्रूवल के बेसिस पे वो पैसे बाहर भेज पाता। तो कहने का मतलब हर एक इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन के लिए हर एक इंडिविजुअल पर्सन को आरबीआई को अप्रोच करना पड़ता था। क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं आफ्टर। तो इससे ये पता चलेगा कि एलआरएस स्कीम कितना यूजफुल है। अभी की डेट में आपको क्या करना है कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, अगर उसका जो भी लिमिट है, मान लीजिए 10,000, 20,000, 50,000, विद इन $2,50,000, वो कुछ नहीं करेगा, वो कहीं भी आरबीआई को अप्रोच नहीं करेगा, वो फटाफट क्या होगा, अपने बैंक को रिक्वेस्ट देगा और पेमेंट हो जाए करेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे आरबीआई से बार बार अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल अगर आपको पता ना हो, आरबीआई से अप्रूवल इतना इजी नहीं आता, काफी टाइम टेकिंग होता है। मान लीजिए कोई पर्सन मेडिकल, उसको इमरजेंसी है और उसको फटाफट $1,00,000 की पेमेंट करनी है, सो दैट उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके, तो आरबीआई अप्रूवल लगाने में ही 15-20 दिन या 1 महीने ले लेगा, तो ट्रीटमेंट ही नहीं हो पाएगा। अब ये समझ में आया कि इवोल्यूशन के बाद जब भी इंट्रोड्यूस हुआ एलआरएस, तो एलआरएस के क्या बेनिफिट है और पहले क्या क्या उसके हैसल थे, ठीक है। अब चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या पर्पस के लिए एलआरएस अलाउड है। तो मैंने कि इजी वे में एक ड्राफ्ट तैयार किया है, ये सारे जो मेन पर्पस हैं जो अंडर एलआरएस अलाउड हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मेन पर्पस है। तो पर्पस जो अलाउड है अंडर एलआरएस, तो सबसे पहला अगर बात करें वो है कि प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री। अगर प्राइवेट विजिट के लिए आप जाते हो, ठीक है, किसी भी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान, नेपाल एंड भूटान को जो पेमेंट किया हुआ वो अंडर एलआरएस काउंट नहीं होगा। तो कोई भी, चाहे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, न्यूजीलैंड जा रहे हो, यूएस जा रहे हो, या किसी भी कंट्री जा रहे हो, वो कंट्री जो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड नहीं है गवर्नमेंट की, ऐसी कंट्री जो कहीं एफएटीएफ जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो कहीं ना कहीं उनको ब्लैकलिस्ट किया हुआ, वो कंट्रीज नहीं है, तो आप इजिली जा सकते हो। चलिए दूसरा देखते हैं, गिफ्ट और डोनेशन। गिफ्ट और डोनेशन जो आप भेजते हो किसी भी पर्सन को आउटसाइड इंडिया, वो भी आपके इंडिविजुअल एलआरएस में काउंट होगा। वो टोटल लिमिट आपको पता ही है $2,50,000, ठीक है। तीसरा अगर पॉइंट की बात करें, गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप जॉब के लिए बाहर जा रहे हो, आउटसाइड इंडिया जा रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, आप पेमेंट करेंगे कि जो भी वहां पे रहने का या एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी एक्सपेंसेस हैं उन सब के लिए पेमेंट करेंगे। तो ये सारा पर्पस आपको अंडर एलआरएस कवर में हो, आप पेमेंट इजिली कर सकते हो। अगला पॉइंट देखें, एमिग्रेशन। एमिग्रेशन पर्पस के लिए, आप सेटलमेंट के लिए किसी आउटसाइड इंडिया जा रहे हो, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी आपके अंडर एलआरएस कवर होते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स अब्रॉड। मतलब अगर आपके कोई फैमिली मेंबर्स हैं, क्लोज रिलेटिव हैं जो आउटसाइड इंडिया रहते हैं, उनके एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई भी खर्चा हुआ, वो आपका अंडर एलआरएस कवर हो सकता है, आप भेज सकते हो उनको। बट बस यही याद रखना है कि आपकी लिमिट जो होगी वो 2,50,000 के अंदर ही होनी चाहिए। उसके बाद ट्रेवल फॉर बिजनेस, मेडिकल एक्सपेंसेस, मतलब वो सारा ट्रेवल जो बिजनेस पर्पज से जाते हो, कोई बिजनेस एक्टिविटी करना चाहते हो, बट वो जो बिजनेस एक्टिविटी है कहीं ना कहीं आप इंडिविजुअल, आपका अपना है, तो वो कंपनी पे नहीं जाएगा, वो इंडिविजुअल आपके एलआरएस में कवर होगा। जैसे कोई प्रोप्राइटरशिप पर्सन है, वो जा रहा है, वो खुद का ही अपना काम करता है, वो जा रहा है, या खुद का अपना बिजनेस हो अपने नाम पे ही चलाता है, वो अगर जा रहा है बिजनेस पर्पज से, तो वहां का जो भी एक्सपेंसेस होगा उसको अपने अंडर एलआरएस में इंक्लूड करना पड़ेगा। वैसे मेडिकल चेकअप के लिए अब्रॉड जा रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड जा रहा है,
तो वो सारा जो एक्सपेंसेस होगा उसका कवर होगा अंडर एलआरएस में। और लास्ट स्टडी भी जा रहा है, अगर बाहर स्टडी करने के लिए भी बाहर जा रहे हैं तो वो उसका एक्सपेंसेस अंडर एलआरएस में कवर होगा। यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि मेडिकल ट्रीटमेंट की लिमिट और एजुकेशन की लिमिट अगर आप ब्रीच कर रहे हो तो वो भी अलाउड है, बट 2,50,000 के ऊपर जैसे भी आप मेडिकल ट्रीटमेंट का जो भी आपका पेमेंट करना होगा या फी की पेमेंट करनी होगी, वो कहीं ना कहीं आप अब आरबीआई से नोटिफिकेशन आपको लेना पड़ेगा, तभी जाके वो 2,50,000 की लिमिट को आप ब्रीच कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं वो कौन से पर्पज हैं जिसके अंदर हम एलआरएस में पेमेंट नहीं कर सकते। चलिए फटाफट देखते हैं। तो ये सारा पर्पज है। पहला क्या है, रेमिटेंस फॉर प्रोहिबिटेड पर्पज लाइक परचेज ऑफ लॉटरी। ठीक है, लॉटरी टिकट अगर आप खरीदना चाहते हो बाहर की कंट्रीज में तो वो अलाउड नहीं है। प्रोस्क्राइब्ड मैगजीन्स, वो मैगजीन्स जो कहीं ना कहीं इंडिया में बैन है उसके लिए आप पेमेंट नहीं कर सकते। अगला पॉइंट देखते हैं, रेमिटेंस फ्रॉम इंडिया फॉर मार्जिन्स और मार्जिन्स कॉल्स टू ओवरसीज एक्सचेंज। ठीक है, ओवरसीज एक्सचेंज मार्जिन कॉल्स की मतलब बात यह है कि अगर आप शेयर मार्केट में खरीद फरोख्त करते हो, मतलब खरीदते बेचते हो शेयर्स को, या हेजिंग करते हो डेरिवेटिव्स में, तो आपको जो भी शेयर मार्केट में अगर खरीदना है तो वो उसकी सिक्योरिटी होती है, उसको बोलते हैं मार्जिन। तो अगर मार्जिन कॉल्स रिलेटेड आप अगर एक्टिविटी कर रहे हो, अगर शेयर में खरीद बेच रहे हो, तो वो एक्सचेंज ओवरसीज एक्सचेंज में आप अंडर एलआरएस के अंदर पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, रेमिटेंसेस फॉर परचेज ऑफ FCCBS फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, अगर जो है इशूड बाय इंडियन कंपनी इन द ओवरसीज सेकेंडरी मार्केट। तो कहने का मतलब इंडियन कंपनीज जो हैं वो ओवरसीज सेकेंडरी मार्केट वो बोलते हैं जहां आईपीओ के बाद जब शेयर्स बाय सेल किए जाते हैं उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। तो वहां पे अगर कोई इंडियन कंपनी है और वो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू किया हुआ है, तो अगर इंडियन पर्सन वहां पे फॉरेन करेंसी में वो चीजें नहीं खरीद सकता, वो खरीदेगा तो अंडर एलआरएस में काउंट नहीं होगा। रेमिटेंस फॉर ट्रेडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज अब्रॉड, अगेन आप फॉरेन एक्सचेंज में अदर कंट्रीज का, वहां पे आप फॉरेन कंट्रीज के एक्सचेंज में आप शेयर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वो अंडर एलआरएस के अंदर नहीं आएगा। अगला है कैपिटल अकाउंट रेमिटेंस डायरेक्टली फॉर और इनडायरेक्टली टू कंट्रीज that identify by the FATF as non-cooperative countries and terrorism as a time to time। कहने का मतलब वो सारी कंट्रीज में पैसा आप नहीं भेज सकते, वो कंट्री जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने आइडेंटिफाई करा गया है नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज, मतलब वो कंट्री जो कहीं ना कहीं रॉन्ग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो सपोर्ट नहीं करती, कोऑपरेट नहीं करती वर्ल्ड वाइड एक फाइनेंशियल चैनल को और रॉन्ग डूइंग बिजनेस करती है, उन सारी कंट्रीज को आप पैसे नहीं भेज सकते। अगला है रेमिटेंसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू दोज इंडिविजुअल्स अगेन और एंटिटीज आइडेंटिफाइज एज पोजिंग ए सिग्निफिकेंट रिस्क। ठीक है, अगेन वही आया, कोई पर्सन है, एंटिटी है, जो वो कहीं ना कहीं वो भी रिस्क क्रिएट कर रहा है, या रिस्क इंडिविजुअल है, रिस्क कंपनी है, वहां पे भी पैसे नहीं भेज सकते, स्पेशली जहां पे FATF या और किसी लीगल एंटिटी ने उसको आइडेंटिफाई करा हुआ है एज अ रिस्क ओरिएंटेड पर्सन। ठीक है, अगला गिफ्टिंग टू ए रेजिडेंट पर्सन बाय अ रेजिडेंट पर्सन, अगर मान लो कोई रेजिडेंट पर्सन है और उसको रेजिडेंट पर्सन गिफ्ट कर रहा है और फॉरेन करेंसी में अंडर एलआरएस, तो वो भी काउंट नहीं होगा। तो ये क्विकली हमें समझ में आया कि कौन से पर्पज हैं जिसके अंदर एलआरएस में पेमेंट कर सकते हो और वो कौन से पर्पज जो अंदर एलआरएस में आप प्रोहिबिटेड हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर आई। एक मैंने ड्राफ्ट बनाया है और इसको मैं आपको इजी वे में समझाऊंगा, जिससे ये समझ में आएगा कि वो कौन से पर्सन और एंटिटी हैं जो अंडर एलआरएस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, हु कैन डू एलआरएस। एलआरएस जैसे आपको पता है लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो आरबीआई ने बनाई 2004 ऑनवर्ड इंट्रोड्यूस हुई है। तो अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो सबको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक है इंडिविजुअल, ठीक है, जो हम और आप हैं, ठीक है। दूसरा है इंडिविजुअल और ये है रेजिडेंट इंडियन। दूसरा इंडिविजुअल है जिसको बोलते हैं NRI, वो कहीं ना कहीं बाहर है। और तीसरा है वो जो कहीं कहीं कंपनी है, एंटिटी है, ठीक है।
एंटिटी है, तो कौन है जो अंडर एलआरएस के अंदर पेमेंट कर सकता है? तो एज पर आरबीआई, इंडिविजुअल पर्सन जो रेजिडेंट इंडियन है, जो इंडिया में रहता है, इंडिया का निवासी है, वही एलआरएस को अंदर यूज कर सकता है, जिसकी लिमिट 2,50,000 है। तो कहने का मतलब वो है कि अगर कोई भी आपसे पूछे कि यार एनआरआई हूं मैं भी तो इंडिविजुअल हूं, तो अंडर एलआरएस मेरी पेमेंट करना है, तो वो अलाउड नहीं है। या कोई भी कंपनी एंटिटी वो अंडर एलआरएस पेमेंट नहीं कर सकती। तो ये ग्राफ से बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा कि अंडर एलआरएस सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडियन इंडिविजुअल के लिए अलाउड है, चाहे वो एडल्ट हो या माइनर हो, दोनों के लिए अलाउड है। चलिए, इस ग्राफ से हम लोग समझते हैं कोई ट्रिकी सिचुएशन आपके सामने आया जहां से आपको समझ में नहीं आया कि क्या आंसर दे सकते हैं, तो इस ग्राफ में हम लोग समझेंगे कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन एंटिटी तो कर नहीं सकता, और अगर आप अभी पीछे आपने देखा कि रेजिडेंट इंडियन है जो अंडर एलआरएस पेमेंट कर सकता है। अगर आपके पास एनआरआई आया, वो भी इंडिविजुअल है और वो बोल रहा है कि मुझे पेमेंट करनी है, आपने मना कर दिया, अंडर एलआरएस में नहीं कर सकते, वो बोल रहा है कि ठीक है एलआरएस में नहीं कर सकते, किसी और वे में पेमेंट करो, तो क्या आप कर सकते हो और क्या वे आउट है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो रेमिटेंस लिमिट फॉर रेजिडेंट इंडियन एंड एनआरआई। तो सबसे पहले अगर रेजिडेंट इंडियन की बात करें, तो ये आपको पता है कि कोई भी रेजिडेंट इंडियन इंडिविजुअल जो है वो पेमेंट कर सकता है अंडर एलआरएस अप टू 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये डॉलर में है, 2,50,000 डॉलर की बात, इक्विवेलेंट टू डॉलर। ठीक है, अगर कोई एनआरआई आया कि मुझे पेमेंट करनी है, अब बताइए क्या कर सकते हैं? तो एनआरआई को पेमेंट करने के लिए दो सिचुएशन है। एक, जो भी एनआरआई अपना अकाउंट खोलेगा या उसका अकाउंट होगा, इंडिविजुअल अकाउंट होगा, तो एक होगा एनआरओ और एक बोलेंगे एनआरई। अब बोलोगे कि अकाउंट एनआरओ और एनआरई क्या होता है, तो हम लोग क्विकली समझते हैं कि एनआरओ अकाउंट एनआरई अकाउंट क्यों बनाया गया। ये बेसिकली टैक्स लायबिलिटी और रिपैट्रिएशन, मतलब पैसा कितना बाहर जा सकता है, उसको लीगल फ्रेम बनाने के लिए एनआरओ और एनआरई में बाइफरकेट किया गया। तो एनआरओ जो है नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट होता है। ये बेसिकली वो अकाउंट होता है जिसमें कहीं ना कहीं डोमेस्टिक इनकम एक्युमुलेट हुई है, वो एनआरओ में आती है। जैसे मान लो कोई एनआरआई है और यूएस में रहता है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई भी इनकम है जो इंडिया में छोटा मोटा अर्न करता है, तो वो उसको एनआरओ में डिपॉजिट करेगा क्योंकि वो उसकी डोमेस्टिक इनकम है। एनआरई क्या बोलते हैं? नॉन रेजिडेंस एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब समझ में आ गया? वो पैसा जो कहीं ना कहीं बाहर से आया है, मतलब आया है इंडिया में ही पैसा। जो भी एनआरओ और एनआरई अकाउंट है वो इंडिया में है और दोनों रुपए में होते हैं। ये भी ध्यान देने की बात है, ये फॉरेन करेंसी में नहीं होता, रुपए में होते हैं। तो ये पैसा, जैसे एनआरई सुना होगा आपने, पैसे भेजते हैं इंडिया में, बहुत सारे पैसे आते हैं, वो कन्वर्ट होकर अपने एनआरई अकाउंट में रखा हुआ है। इस अकाउंट के बेनिफिट क्या है कि ये जो होगा ये टैक्स फ्री होगा, मतलब इस पर टैक्स नहीं लगा होगा। क्यों? पहला पॉइंट, क्योंकि ऑलरेडी वो किसी न किसी कंट्री में जहां पे अर्न किया है वहां पे ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है। दूसरा, ये फ्रीली रिपैट्रिएबल है। अब बोलोगे रिपैट्रिएबल क्या बोलते हैं? रिपैट्रिएबल का मतलब ये है कि जो भी पैसा हो, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, वो पूरा का पूरा पैसा वो बाहर बिना किसी परमिशन के लेके जा सकता है इजिली। इसको कोई भी अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। वो कौन सा अकाउंट में? एनआरई अकाउंट में, और इसमें टैक्स भी नहीं देना होगा। एनआरओ अकाउंट में अगर वो बोलता है उसका पैसा पड़ा है, क्लियर हो जाएगा अभी, एनआरओ अकाउंट में पैसा पड़ा है तो वो भेज सकता है। कब तक? कितना? $1 मिलियन। ठीक है, तो एनआरओ में पैसा पड़ा है तो वो भेज सकता है, वो 10 लाख 1 मिलियन के बराबर पैसा वो बाहर भेज सकता है। ठीक है, उसके ऊपर जो है उसको अप्रूवल लेना होगा। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, कोई भी पैसा भेज सकता है। यहाँ पे 1 मिलियन $10 लाख पैसा तक वो बाहर रिपैट्रिएट कर सकता है। उसके ऊपर होगा तो वो एनआरओ से नहीं कर सकता और उसको आरबीआई को परमिशन लेनी पड़ेगी। ये क्लियर हो गया? तो एनआरई कौन है और रेजिडेंट इंडियन का, रेजिडेंट इंडियन अंडर एलआरएस पैसा पे करेगा, एनआरई जो होगा एनआरओ और एनआरई के अंदर पैसा भेजेगा उसका अकाउंट, दोनों के लिए अलग अलग अब लिमिट्स हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए, हम लोग एलआरएस में बहुत सारी चीजें हमने सीखा। तो एलआरएस होता क्या है,
ठीक है, कौन LRS को यूज कर सकता है, किसके लिए अलाउड है, किस पर्पज में अलाउड है, ठीक है, और क्या लिमिट्स हैं, ये सारी चीजें हमने समझी। अब लास्ट पार्ट हम लोग देखते हैं कि क्या LRS में टैक्स लायबिलिटी भी अलाउड है। तो इसमें टैक्स लायबिलिटी भी होती है, गवर्नमेंट ने TCS इंक्लूड किया हुआ है इसमें। और जब टैक्स कलेक्शन एट सोर्स एप्लीकेबल फॉर LRS जो है, ये मैं आपको बताऊंगा और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो सबसे पहले ये है कि अंडर LRS पहले क्या होता था, सभी लोग अंडर LRS पैसे भेजते रहते थे, उसकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं होती थी, तो गवर्नमेंट पूछती नहीं थी, जिससे बहुत सारी कहीं ना कहीं टैक्स की चोरी होती। तो बाद में जब इंट्रोड्यूस किया तो गवर्नमेंट ने बोला कि 7 लाख रुपीस की बात हो रही है, तो अगर 7 लाख रुपए के बराबर अगर आप पैसे भेजते हो अंडर LRS, तो आपकी TCS जो होगा वो नील होगा। ये बोला गया है कब का, कितना, अप टू 7 लाख रुपीस। जब अबव 7 लाख बोलते हो, ठीक है, अबव 7 लाख रुपीस भेजते हो, तो आपका टैक्स जो होगा वो 5% पे करना होगा। क्लियर है, ठीक है। तीसरा एक सिचुएशन बनता है कि कोई पर्सन अगर मान लीजिए एजुकेशन लिया हुआ है, लोन, एजुकेशन लोन लिया हुआ है, और वो पैसे जो भेज रहा है वो उस लोन की पेमेंट कर रहा है। यहाँ पे ध्यान रखिए, एजुकेशन के लिए नहीं पेमेंट कर रहा है, एजुकेशन लोन को चुकाने के लिए पे कर रहा है। मतलब ऑलरेडी एजुकेशन लोन लिया हुआ है फॉरेन में और उस पेमेंट कर रहा है, लोन को चुका रहा है, तो वहां पे उसको 5% नहीं लगेगा, आधा % लगेगा। TCS कितना लगेगा, 0.5%। तो मैंने होप आपको बहुत ही इजी वे में बताया TCS के बारे में, कैसे अप्लीकेबल है और क्या सिचुएशन में लग सकता है। होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अंडर LRS क्या पर्पज है, कैसे हो सकता है, कौन कौन अलाउड है इस अंडर LRS पेमेंट करने के लिए। ऐसे ही मैं स्पेशलाइज वीडियो बनाता रहूंगा फॉरेन एक्सचेंज पे। प्लीज आप मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए और जो भी चीजें आपको अच्छी लगे उस कमेंट करके बताते रहिए। थैंक यू एवरीवन।